हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए होंगे। आज हम 2024 का सेट नंबर 5 सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु। ये 3 सेंटीमीटर कौन ऊंचा है? वस्तु। और वस्तु की ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? एच से। कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो जो वस्तु है अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और u हमेशा आप माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमेशा वस्तु को दर्पण हो या लेंस हो बाईं तरफ ही रखते हैं। जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। चूंकि ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, इसलिए जो आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, इसलिए हम यहां पर प्लस लगाएंगे। अगर कोई चिन्ह नहीं लगाए हैं इसका मतलब यहां क्या लगा है? प्लस। आगे देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब हमें बताना क्या है? भी। और क्या कह रहा है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी का मतलब एफ बताना है। ठीक है। अब अगर आपको दर्पण की फोकस दूरी पता करना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको भी पता हो और u पता हो। तो u तो मुझे दिया लेकिन भी नहीं दिया है। अब हमको रेखीय आवर्धन का वो सूत्र याद आया जो होता क्या है? m बराबर h डैश अपान h बराबर माइनस v बटे u। किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। तो हम m नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा लिखेंगे h डैश अपान h बराबर माइनस v बटे u। एच डैश का मान हमें पता है कितना है? 4.5। यच का मान कितना है? 3। और माइनस भी यू का मान माइनस 8 है। अब आप देखिए ये माइनस मतलब ऊपर भी माइनस और नीचे माइनस, तो ये चाहे आप काट दो चाहे आप डायरेक्ट प्लस लिख दो इसके स्थान पर, बात एक ही है। तो हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिए। और ये देखो 4.5, तो एक अंक के बाद दशमलव है और उसको जब मैं हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ा लूंगा। ये हो गया v बटे 8। अब देखिए 15 तिया 45 और 15 दूना 30। तिरछा गुणा करेंगे 2 का v से करेंगे तो 2v हो गया। और ये 8 त्रिक 24, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे 2। और इसको काटेंगे तो आ गया 12 सेंटीमीटर। आपके प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज, अगली बात ये कि अगर v का मान प्लस में आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो अवतल दर्पण के दाईं ओर बनेगा। ठीक है, अगर ये प्लस में आ गया तब ऐसी बात। और कह भी रहा है कि आभासीय प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासीय प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब आप वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो दर्पण के पीछे या यूं कहें दर्पण के दाहिनी ओर बनता है आभासी सीधा और बड़ा। वो आपको याद रहे, थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है। आगे क्या पूछा जा रहा है? फोकस दूरी। अब सवाल खत्म। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है बेटा, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। ठीक है, 1 बटे एफ हो गया, v का मान 1 बटे 12 आया, प्लस ये माइनस 8 है। 1 बटे एफ बराबर हो जाएगा 1 बटे 12। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस तो हम लगा देंगे माइनस। अब 1 बटे एफ 12 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। अब 24 को 12 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से 1 का गुणा करेंगे 2 एक अन्नम 2, माइनस 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एक अन्नम 3। 1 बटे यह बराबर आ गया माइनस 1 बटे 24। हमने आपको बताया था चिन्ह अगर अलग अलग होता है तो घट जाता है, चिन्ह अगर समान होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ चिन्ह अलग अलग था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो घटा दिया, 3 में से 1 गया, 1 आ गया। अब चिन्ह किसका लगाओ? तो बड़ी गिनती के सामने वाला चिन्ह लगाया जाता है, और बड़ी गिनती के सामने चिन्ह है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे? आप तिरछा गुणा करें चाहे पलट दें, यह देखो तिरछा गुणा कर देंगे तो यह 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 24 आए, और चिन्ह जहां है वैसे उसको रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता ओम मीटर। आपको यह सूत्र पढ़ाया गया होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, मैंने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ये जो रो होता है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, इसके अलावा अन्य किसी चीज पर निर्भर नहीं करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल आगे दिया है कि एक 25 ओम का प्रतिरोधक कहे चाहे प्रतिरोध के एक के बात है, R बराबर कितना है 25 ओम। चलिए भाई ठीक है, 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। कितनी वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। भैया अच्छी बात है, ये भी सब अच्छे हैं बिल्कुल। प्रति मिनट, यहां ध्यान देना है, प्रति मिनट का मतलब कि t बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। चलिए ठीक है, और आगे बढ़े तो पूछ रहा है जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो जूल में कह रहा है, हम फार्मूला लगाएंगे H बराबर V² अपान R इंटू टी। 3 फार्मूले होते हैं, हमको ये देखना होता है हमको क्या दिया है। जैसे एक फार्मूला ये भी है कि H बराबर VIT, में रिवाइज कर दे रहा हूं, H बराबर I² RT और H बराबर होता है V² अपान R इंटू टी। अब मान लो ये फार्मूला मैं यूज कर लेता हूं हीट निकालने के लिए, तो हमको V तो पता है लेकिन I पता ही नहीं है। इसको मैं यूज कर लूं तो ना I पता है, I नहीं पता है, R भी नहीं R तो पता है, I नहीं पता है, दिक्कत आई। इसमें मैं आता हूं तो हमें V भी पता है, R भी पता है और T भी पता है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हुआ, V² की जगह हम लिखेंगे क्या, आपका V की जगह लिखेंगे 12, उसका स्क्वायर, R 25 हुआ और T की जगह हमने लिखा 60। तो 12 बराबर में क्या होता है 144 और ये हुआ आपका 60, डिवाइड करें किससे, 25 से। अब ये हुआ 25 और 5 एकम 5 दूनी 10। अब H बराबर क्या आ जाएगा, इसको जरा भाग दें तो ये आपका होगा कि जब 5 को आप भाग दे दीजिए इसको 12 को, आसान होगा। तो जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, दशमलव रखिए 2.2 आया। चलिए ठीक है, अब मैं यहां पर गुणा करके भी दिखा देता हूं, आज हमारा मन है गुणा करने का। 2.2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, फिर एक छोड़ दिए 2, 8 हुआ, 8 हुआ और 2 हुआ, 8 8 8 16, हासिल 1, 8 2 10, 11, हासिल 1 2 1 3, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो H का मान कितना आ गया, 316.8 जूल। अगर इसी को तुमसे कह देता कि इसको कैलोरी में निकालो तो कुछ नहीं आपको करना था, बस अरे कुछ तो करना ही था, क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 4.2 से, और आंसर आपका किसमें आ जाएगा, जूल में, सॉरी कैलोरी में आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, जिसमें आपको एक परिपथ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है नंबर 1 कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब आपको R तुल्य का मान बताना है। नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे I का मान। नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर। ठीक है, चलिए जो पूछा जा रहा था हमने बोर्ड पर लिख दिया। अब अगर आपसे R तुल्य पूछा जा रहा है तो हम एक एक परिपथ को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। ठीक है, कैसे हम जान गए, क्योंकि हमने सिंपल बताया था आपको कि अगर आमने सामने हो तो क्या समझोगे, समांतर क्रम। समांतर क्रम की प्रॉपर्टी बताई थी कि विभवांतर समान होता धारा अलग, ये भी सब आमने सामने है। ठीक है, परिभाषा क्या होती है समांतर क्रम की, जब प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब आइए हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं और हम इसे लिखेंगे 1/r डैश बराबर 1/10 प्लस 1/40। तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 40, तो 40 को 10 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर 40 को जब 40 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा हम करेंगे 1 ही रहेगा। तो 1/r डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा ठीक है, ये हो गया 5/40, तो 5 एकम 5 अट्ठे 40, तिरछा गुणा करेंगे तो r डैश बराबर आ गया
8 ओम। या हम ये लिख दें कि ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध है कितना है 8 ओम। ठीक है, पहला हो गया आपका सॉल्व। दूसरा, ये क्या करें, ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम यहां पर लिखते हैं, क्योंकि ये सारे प्रतिरोध बी और सी के बीच हैं, तो हम लिखेंगे 1/R BC बराबर 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। और जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60, और 60 को 20 से भाग देंगे 3, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1। तो 1/R BC बराबर हो जाएगा 5 1 6 6/60, 6 का 6 दहम्मा 60, तिरछा गुणा करेंगे और लिखेंगे RBC बराबर 10 ओम। इसका मतलब इसके बीच और इसके बीच का ये प्रतिरोध आ गया। अब देखिए, थोड़ा देर के लिए आप समझिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक नई सर्किट बना देता हूं। यहां कुल प्रतिरोध कितना आ गया, क्या है 8 ओम, 8 ओम है। उसके बाद ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और अगला ये आपका हो गया सी। बैटरी कितने की है, 8 वोल्ट की, 18 वोल्ट की है। ठीक है, चलिए अब यहां सॉल्व करने पे आया है 10। अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी, क्योंकि बगल बगल है इसलिए श्रेणी हो जाएंगे। तो अब इसके बाद कोई प्रतिरोध नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे R तुल्य बराबर 8 प्लस 10 बराबर R तुल्य बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, 10 और 8 18। अच्छा, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप पहले लिख देंगे कि 8 ओम तथा 10 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः फिर यह आप फार्मूला लगाइएगा। ठीक है ना। अब आपका पहला आंसर आ गया ये। अब आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, ये तो पहले का आंसर हुआ। दूसरे का आंसर आपको पता करना हो तो आपसे जब आई पूछी जा रही है, आई का मतलब कि इस बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित होगी या कितनी धारा निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, आई बराबर होता है V/R, लेकिन R तुल्य लिखा जाता है कि कुल कितना प्रतिरोध आया। तो V का मान 18 और R का मान भी, R तुल्य का मान 18 आया, कट गया, तो I का मान क्या आ गया बेटा, 1 एम्पियर। चलिए ये काम आपका सॉल्व हुआ। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तीसरा VAB, इसके बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। तो आप बात समझिएगा बेटा, यहां से करंट कितनी निकली है, 1 एम्पियर, कितनी, 1 एम्पियर। ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है, VAB के बीच का प्रतिरोध। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो एक बात बताइए कि जब यहां से करंट जो निकली है I, वही इसमें I करंट जाएगी, तो मान कितना है उसका 1, तो I की जगह हम 1 लिखेंगे। और यहां प्रतिरोध कितना है 8, तो हमने लिख दिया 8 × 8। तो A और B के बीच का प्रतिरोध कितना आ गया, 8 वोल्ट। V लिख देते हैं, हो गया आपका कितना, 8 वोल्ट। ये सवाल पूरा आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेहद आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 50 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग होगा। ठीक है, ऊर्जा आपको निकालना है, किसमें निकालना है, किलोवाट घंटे में। बस आपको मैंने तरीका बताया था कि अगर वाट में दी है शक्ति तो उसको आप 1000 से भाग करेंगे। 500 वाट दी है तो 1000 से आपने भाग कर दिया। फिर कितने घंटे, 12 घंटे, कितने दिन, 30 दिन। बस काम खत्म। अब 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 × 12 और × 3, 12 × 5 = 60 और × 3 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180 किलोवाट घंटा। इतनी जो है विद्युत ऊर्जा का आपने उपयोग किया। अभी कह देता कि अगर 1 किलोवाट घंटा का दाम 10 रुपए है तो इसी में 10 से गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, जो पूछता। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट में। ये सेट हमारा पूरा सॉल्व हुआ। अगला सेट है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल,
तो देखो जल में को हम VW से लिख देंगे, कितना है 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फिर कह रहा है, और दूसरा कांच है, कांच को हम G से लिखेंगे ग्लास, ठीक है। ये कितना है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए राइट, हो गया काम। कह रहा निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करिए। नंबर 1 गणना पूछ रहा है, ये करना है आपको। पानी के सापेक्ष कांच का, पानी W मतलब वाटर, पानी के सापेक्ष कांच का। नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, वायु के सापेक्ष जल का। ए से वायु लिख दिए, एयर में वायु हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का, ANG लिख दिए। चलिए अब आप सवाल को समझिए। सवाल में अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो WNG लिखा है इसको हम लिखेंगे NG/NW, NG/NW, ठीक है। ये क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये सब क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको जब मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखा तो आगे क्या होता है कि N बराबर हमने सूत्र पढ़ा था C/V। C का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, और V का मतलब होता है प्रकाश की माध्यम में चाल। अब यही सूत्र हम लगाएंगे एक बार। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे C मतलब प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। उसके बाद लिखेंगे माध्यम, माध्यम कौन है, कांच है। यहाँ पे G लिखा है जिसका मतलब कांच है, तो मैं लिखूंगा VG, फिर बटे लगाऊंगा, फिर उसके लिए C लिखूंगा बटे VW। अब C/VG, और ये VW चला जाएगा ऊपर, VW हो गया और बटे C हो गया, C से C कट गया तो आ गया VW/VG, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए लिखा था WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब आप चाल निकाल लेते, जब इसका सूत्र चाल के पदों में आप लिखे तो आपने देखा कि जो पहले लिखा, जो मतलब बाद में लिखा गया है वो कहां गया, नीचे, और जो पहले लिखा गया वो ऊपर। तो जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे जाएगा। या मैंने आपको तरीका भी बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान दिया गया है और हम आगे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आपका यहां पर आ रहा है, देखिए WNG बराबर क्या हो गया, VW का मान कितना बेटा 2.25 गुणे 10 की घात 8, और ये बटे क्या है VG, तो VG का मान है 2 गुणे 10 की घात 8। देखो अब ये 10 की घात 8 का मतलब कि 1 के बाद 8 जीरो लिखा है, और यहां पर 10 की घात 8 है, इसका मतलब 1 के बाद 8 जीरो लिखी है, तो ऊपर की जीरो और नीचे की जीरो बराबर है तो कटकर खत्म। अब देखिएगा WNG बराबर क्या हो जाएगा 2.25 बटे 2। इसको जब भाग करेंगे 2 × 2, फिर 2 × 2 और 2 दूनी 4, और उसके बाद ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। आप भाग देकर देख लीजिएगा। आगे दूसरा जो आपका पूछा गया है कि ANG, अब मैं देखो जुगाड़ बताता हूं। हमने आपको बताया था जो पहले लिखा है चाल के बदों सबसे ऊपर जाएगा, तो पहले क्या लिखा है VA बटे VG। देखो ऐसे ही किए थे, यहां पर पहले W था तो यहां W आ गया VW, और G बाद में था तो VG। अब देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वायु में, निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 होती है, और वायु में लगभग उतनी ही होती है। तो हम क्या करेंगे ANG, और यहां पर लिख देंगे 3 गुणे 10 की घात 8, क्योंकि प्रकाश की चाल निर्वात हो या वायु हो, दोनों में 3 गुणे 10 की घात 8 ही मीटर पर सेकंड मानी जाती है। अब VG का मान कहां दिया गया है भाई, ये दिया है 2 गुणे 10 की घात 8। अब ऊपर नीचे कैंसिल, और ANG बराबर क्या आ जाएगा 3/2 को आप लिख सकते हैं 1.5, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी ऐड है। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सूत्र होता R = ρ L/A।
एक बार बताया था। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आप अच्छे से इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे दे रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, एक तार है, मैं मान लेता हूं ये आपका है एक तार, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका तार और इस तार का प्रतिरोध R है, चलिए ठीक है। अभी के लिए मैं लंबाई मान लेता हूं L, ठीक। अब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी कर दी गई। अब मान लो क्या कर दी गई, लंबाई इसकी दोगुनी कर दी गई। लंबाई कितनी हो गई, मान लीजिए 2L हो गई। आगे कह रहा है कि तथा त्रिज्या आधी हो जाती है। मान लीजिए पहले त्रिज्या R थी तो अब क्या हो गई, R/2। ये सवाल आपके सामने है। अब जब लंबाई L थी, त्रिज्या R थी, तो त्रिज्या प्रतिरोध R था। अगर लंबाई दोगुना मतलब 2L हो गई और त्रिज्या आधी मतलब R/2 हो गई, तो मैंने मान लिया कि अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, R' होगा। ये आपका सवाल नंबर आई थिंक 6 नंबर का है, ठीक है। अब आप देखिएगा, यहां लिख देता हूं जब स्पेस हमारे पास आए तो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, R बराबर ρL/A। ये किसके लिए है, पहली स्थिति के लिए। अब देखिए दूसरी स्थिति में R' बराबर क्या होगा, रो तो वही रहेगा, कहोगे काहे रहेगा, तो हम कहेंगे भैया रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध तभी परिवर्तित होता है जब पदार्थ परिवर्तित हो। यहां पर पदार्थ परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, यानी तार को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। तो यल के जगह आप क्या लिखेंगे, 2L, क्योंकि लंबाई हो गई 2L। उसके बाद आप देखिएगा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी कह रहा है कि R/2 है। इसकी त्रिज्या कितनी है, R/2। तो त्रिज्या इसकी R/2 है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करें, आपको एक चीज और लिख दें, A बराबर क्या होता, πr²। A बराबर क्या होता, πr²। तो यहां भी मैं क्या करता हूं, एक कर देता हूं πr², क्योंकि चीजें हमारी त्रिज्या के टर्म बात की जा रही हैं, इसलिए हमने A को क्या लिख दिया, πr²। क्योंकि ये देखो सामने का भाग कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई यहां पर ऐसे ही रहेगा। R की जगह लिखेंगे R/2 और उसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। R' बराबर क्या हो जाएगा, रो 2L और ये हुआ πr²/4। अब ये 4 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रो और ये ऊपर जाएगा तो पहले से ही 2 है, तो 4 दूनी 8L और πr² हुआ। 8 गिनती को हम इधर कर लेते हैं, 8 ρL/πr²। तो हम आगे देखते हैं कि आपका R तो ऐसे रहेगा और इस ρL/πr² की जगह हम R लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर आप लंबाई को दोगुना कर देते हैं और त्रिज्या को आधा कर देते हैं, तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, पहले के 8 गुना हो जाएगा। ये